स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है फार्माकोलॉजी का पोस्ट आर एन फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। यूनिट नंबर 3 के सेक्शन ए को हम आज पढ़ेंगे, जो कि हमारे साथ ड्रग यूज इन एंडोक्राइन डिसऑर्डर। एंडोक्राइन डिसऑर्डर में हमारे साथ जितने ड्रग्स होते हैं, ठीक है, उसको हम यूज़ करते हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट के लिए, थेरेप्यूटिकली उसको यूज़ करते हैं, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है, इसके सेक्शन ए में हम जिस एंडोक्राइन डिसऑर्डर की बात करेंगे वो हमारे साथ डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ के लिए हम जो ड्रग यूज़ करते हैं उसको हम एंटी डायबिटिक ड्रग्स कहते हैं। तो इसके बारे में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ ऑब्जेक्टिव्स मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे। बाय द कंप्लीशन ऑफ दिस सेक्शन द लर्नर विल बी एबल टू डिस्कस द रोल ऑफ इंसुलिन इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस में इंसुलिन का क्या रोल होता है, इस पर हम रोशनी डालेंगे। इसी तरह से हमारे साथ जो मुख्तलिफ़ किस्म के एंटी डायबिटिक एजेंट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके मूड ऑफ एक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन केयर को डिस्कस करेंगे। इसी तरह से लिस्ट द प्रिंसिपल ऑफ थेरेपी फॉर ऑल एंटी डायबिटिक एजेंट्स। जितने भी हमारे साथ एंटी डायबिटिक एजेंट्स है तो उसको यूज़ करने के जो उसूल है, जो प्रिंसिपल्स है, उस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। इसी तरह से स्टेट रीज़न फॉर कम्बिनेशन ऑफ इंसुलिन एंड ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, ठीक है। इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट को हम कंबाइनली क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके रीज़न पर हम बात करेंगे। इसके पीछे जो वजूहात है उसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हमारे साथ जो ड्रग डोजेज एक्यूरेटली कैलकुलेशन होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। सही है। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, इसलिए आप लोगों ने गौर से सुनना है। सबसे पहले हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस की। व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस? डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है ये हमारे साथ एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, कैरेक्टराइज बाय हाई ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, ठीक है। डायबिटीज़ डेवलप व्हेन द लेवल ऑफ ब्लड शुगर इंक्रीज ड्यू टू इनसफिशिएंट और इनइफेक्टिव इंसुलिन fasting plasma glucose of 126 milligram per deciliter or more documented on more than one occasion। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमारे साथ एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसको हम डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस को समझना आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है ये हमारे साथ एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वो कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी में जो पैनक्रियाज होते हैं जिसमें हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं, जिसमें अल्फ़ा सेल्स आ जाते हैं, बीटा सेल्स आ जाते हैं, सोमेटोस्टेटिन सेल्स आ जाते हैं, एफ सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, जिसमें जो मेजरली और जो वेल नोन सेल्स है हमारे साथ अल्फ़ा सेल्स, ये क्या करते हैं, ग्लूकेगॉन को सिक्रीट करते हैं। बीटा सेल्स क्या करते हैं, ये इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। इनका काम ये होता है कि ये हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है हमारे बॉडी के ब्लड में, ठीक है, तो उसको होम्योस्टेटिक कंडीशन में रखती हैं। अब जब पेनक्रियाज में किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी आती है तो एबनॉर्मेलिटी आने की वजह से जो बीटा सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं, या तो मुकम्मल तौर पर छोड़ देते हैं या थोड़ा थोड़ा उसके फंक्शन में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन की जो सिक्रीशन है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं होती। जब इंसुलिन की सिक्रीशन प्रॉपर अमाउंट में नहीं होती तो इसके नतीजे में हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज बन रहे होते हैं तो उसकी प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं होती, ठीक है। जब उसकी प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं होती और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होते, तो इस तरह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन को फिर हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं मेडिकल टर्म में, और इस डिसऑर्डर को हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं, जिसको हम डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से डेवलप्ड होता है जो कि मैंने आपको बताया। बाकी नीचे यहाँ पर बताया गया है कि जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है ये तब डेवलप्ड होता है जब हमारे बॉडी में जो
ब्लड शुगर होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। किस वजह से? या तो इंसुलिन जो है वो इनसफिशिएंटली सिक्रीट हो रहा होता है, मतलब प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं हो रहा होता है, या जो सिक्रीट हो रहा होता है तो वो इनइफेक्टिव हो जाता है, वो ग्लूकोज सेल पर इफ़ेक्ट नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं होते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। इसी तरह से फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो हमारे साथ नॉर्मल वैल्यू है वो 126 मिलीग्राम पर डिसीलीटर तक होती है। अगर इससे ऊपर हो जाए तो फिर हम क्या कहते हैं, उस पेशेंट को डायबिटिक डिक्लेयर करते हैं। सही है। What is a metabolic disorder? Metabolic disorder किसे कहते हैं? Metabolic disorder occur when the metabolism process fails and cause the body to have either too much or too little of the essential substances needed to stay healthy. Disease in the liver, pancreas, endocrine gland or other organs involved in metabolism lead to a metabolic disorder. Metabolic disorder ये हमारे साथ वो डिसऑर्डर होते हैं जिसमें हमारा जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, ठीक है, वो मुकम्मल तौर पर फेल हो जाए, और फेल होने की वजह से या तो वो मेटाबॉलिज्म ज़रूरत से ज़्यादा करती है या ज़रूरत से बहुत कम करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें मेटाबॉलिज्म का जो फंक्शन होता है वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, ठीक है। और इस वजह से फिर हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी नहीं रहती। अच्छा जी, अब वो डिजीज़ जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर काज होते हैं, ठीक है, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हमारे साथ लिवर अगर क्या हो जाए, डिसफंक्शन का शिकार हो जाए, तो इसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर काज हो सकते हैं। पेनक्रियाज एबनॉर्मल होने की वजह से डिसऑर्डर काज हो सकता है। इसी तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए और जो दूसरे ग्लैंड्स है जो कि मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें जब खराबी आती है तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा जी, फिर मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस ये हमारे साथ एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें सेल्स क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं टू रिस्पोंड नॉर्मली टू द हार्मोन इंसुलिन, के वो हार्मोन हमारे साथ जो इंसुलिन हार्मोन होते हैं तो उसको नॉर्मली रिस्पॉन्ड देने में क्या हो जाते हैं? सेल्स नाकाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है उन सेल्स पर इफ़ेक्ट नहीं कर पाते। तो इस कंडीशन को फिर हम क्या कहते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। जिस तरह से हमने बैक्टीरियल रेजिस्टेंस की बात की थी ना, कि ड्रग्स की मौजूदगी में बैक्टीरिया पर ड्रग्स कोई असर नहीं करते, बिल्कुल इसी तरह से इंसुलिन की मौजूदगी पर जो सेल्स होते हैं उन पर इंसुलिन का कोई असर नहीं रहता, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ता ही चला जाता है और एक कंडीशन जो है वो बन जाती है, जिसको हम फिर क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। समझ आ गई इसकी? फिर इसी तरह से जी सर। हमारे साथ जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसके हमारे साथ फिर टाइप है, डायबिटीज़ के हमारे साथ फिर टाइप्स है। बहुत गौर से सुने, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक टाइप 1 डायबिटीज़ है और एक टाइप 2 डायबिटीज़ है, ठीक है। हमारे साथ जो टाइप 1 डायबिटीज़ है तो इसमें क्या होता है? In type 1, there is selective beta cells destruction and severe or absolute insulin deficiency. टाइप 1 डायबिटीज़ जो है इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं, ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ जिसमें पेशेंट को हम टोटली इंसुलिन पर डाल देते हैं और फिर हम उनको इंसुलिन के इंजेक्शन जो है वक्तन फ़वक्तन लगवाते हैं। तो इसमें क्या होता है? ये वो कंडीशन होती है जिसमें पेनक्रियाज में हमारे जो बीटा सेल्स होते हैं ना, जो कि इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं और उसकी प्रोडक्शन करती है, तो वो बीटा सेल मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन की जो सिक्रीशन है वो मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाती है। तो इस वजह से फिर ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती चली जाती है और इस तरह से डायबिटीज़ जो है वो बन जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है, जिसमें इंसुलिन मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर इसी तरह से हमारे साथ जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसमें क्या होता है? इसमें
पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं वो ख़राब हो चुके होते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़राब नहीं हुए होते। मतलब ये है कि ये कुछ मकदार में इंसुलिन को प्रोड्यूस तो करते हैं, लेकिन वो इंसुलिन की जो मकदार है वो हमारे बॉडी के लिए नाकाफ़ी होती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म है वो सही तरीके से नहीं होती, और इसके नतीजे में जो कंसंट्रेशन होती है ग्लूकोज की हमारे ब्लड में तो वो बढ़ती चली जाती है, और इस तरह से ये डायबिटीज़ जो है क्रिएट हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ को जो है इसको इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं। इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, इसको इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, और ऊपर वाले को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखें, एमसीक्यूज में आ सकता है। सही है, क्लियर है। न्यू रिस्क फैक्टर्स फॉर ओबेसिटी एंड डायबिटीज़, इन्वायरमेंटल केमिकल। सो ओबेसिटी और डायबिटीज़ के लिए जो न्यू रिस्क फैक्टर्स है तो इसमें हमारे साथ इन्वायरमेंटल केमिकल्स आते हैं। तो ट्रेडिशनली अगर हम बात करें, ट्रेडिशनली रिवायती तौर पर हमारे साथ डायबिटीज़ के जो केसेस आते हैं तो इसके पीछे जो रिस्क फैक्टर होते हैं तो सबसे पहले हमारे साथ फैमिली हिस्ट्री जो है ये सबसे पहली कॉमन फैक्टर होती है कि अमूमन हमारे साथ पेशेंट में जो डायबिटीज़ के केसेस आते हैं तो उनकी जब हम फैमिली हिस्ट्री देखते हैं तो फैमिली हिस्ट्री में भी जो है ये डायबिटीज़ जो है मौजूद रहती है। तो फैमिली हिस्ट्री ये हमारे साथ एक फैक्टर आ जाता है। इसी तरह से मोटापे की वजह से जो है डायबिटीज़ जो है काज होती है। ठीक है, ये हमारे साथ रिस्क फैक्टर हो गया। लेक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कोई नहीं करता तो इसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस जो है काज होती है। इसी तरह से ओल्ड एज में जो है डायबिटीज़ मेलाइटस काज हो सकती है। इसी तरह से अगर न्यू रिस्क फैक्टर्स की हम बात करें तो इसमें हमारे साथ कुछ सर्टन केमिकल्स है, ठीक है, जिसकी यूज़ करने की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस के काज होने के जो चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमारे साथ जो केमिकल आता है न्यू रिस्क फैक्टर्स में तो वो क्या है, बीपीए है। बीपीए स्टैंड फॉर बिस्फिनोल ए। बिस्फिनोल ए ये हमारे साथ एक इंडस्ट्रियल केमिकल है दैट हैज़ बीन यूज टू मेक सर्टन प्लास्टिक। मुख्तलिफ प्लास्टिक्स बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर ये मुख्तलिफ डायग्राम देख सकते हैं। तो इसका जो है इसका भी एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है, डायबिटीज़ को काज करने में। तो इसको आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं। ये जस्ट जनरल नॉलेज थी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ केमिकल्स हैं। अच्छा जी, न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ फॉर ट्रांसप्लांटेशन। न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ फॉर ट्रांसप्लांटेशन से मुराद ये है कि अक्सर औक़ात जब हम किसी पेशेंट की सर्जरी करते हैं, ठीक है, तो सर्जरी के बाद क्या होता है, सर्जरी के बाद उसको हम मेडिकेशन पर रख देते हैं। तो मेडिकेशन की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम सप्रेस होने की वजह से बहुत सारे कंडीशन जो है वो एराइज हो जाते हैं। तो उसको अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, मतलब ट्रांसप्लांटेशन के बाद डायबिटीज़ का पैदा हो जाना, डायबिटीज़ का काज हो जाना, इसको कहते हैं न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। सो इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ आता है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, जैसे कि हमारे साथ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन हो गए, इसी तरह से टेक्रोलेमस हो गए, इसी तरह से सेरोलेमस हो गए। ये क्या है, ये हमारे साथ इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। पैथोजेनिक मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो ट्रांसप्लांटेशन की वजह से कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह से जो पेनक्रियाटिक इंसुलिन प्रोडक्शन और सिक्रीशन होती है उसमें भी डिक्रीज आ जाती है, वो प्रोड्यूस होना और उसकी सिक्रीशन जो है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। इसी तरह से हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से
ग्लूकोज बनना जो है शुरू हो जाती है, ये प्रोसेस जो है इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह से प्रोमोट प्रोटीन डिग्रेडेशन टू फ्री अमाइनो एसिड इन मसल एंड लिपोलाइसिस, लिपिड की ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है और इसी तरह से प्रोटीन की ब्रेक डाउन जो है शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस ऐसे कंडीशन में फिर डोज डिपेंडेंट पेशेंट जो है वो फिर डोज पर डिपेंडेंट होता है। इम्पैक्ट ऑफ कंप्लीट विड्रावल ऑफ क्रॉनिक लो डोज स्टीरॉयड अनक्लियर। फिर इसी तरह से पोटेंशियल नॉन ऑनसेट डायबिटीज़ आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन रिस्क इन स्टीरॉयड फ्री रीजमेंट। ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से फिर हमारे साथ साइक्लोस्पोरिन जब हम देते हैं ट्रांसप्लांटेशन के बाद, ठीक है, ये हमारे साथ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। आपको मैंने कल की क्लास में बताया था कि हम जब ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो ट्रांसप्लांटेशन करने के दौरान हम कुछ ड्रग्स देते हैं अपने पेशेंट को, मुख्तलिफ एनेस्थेटिक्स देते हैं, मुख्तलिफ ड्रग्स देते हैं ताकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो अपने सेल्स पर अटैक ना करे, उसको फ़ौरन बॉडी समझ कर। तो इम्यून सिस्टम को हम थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव करते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारे साथ साइक्लोस्पोरिन भी आता है जो कि हमारे इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। तो इसको यूज़ करने की वजह से जो इंसुलिन की सिक्रीशन है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। इसी तरह से इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है उसमें भी डिक्रीज़ आ जाती है और जो बीटा सेल की डेंसिटी होती है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम पेशेंट को मुख्तलिफ डोजेज देते हैं। डायबिटोजेनिक इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेरॉइड डोज देते हैं। इसी तरह से टेक्रोलेमस जो है ये हमारे साथ तीसरा इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। इसके यूज़ करने की वजह से इंसुलिन की सिक्रीशन क्या हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है। इंसुलिन सिंथेसिस जो है उसमें कमी आ जाती है, मतलब प्रोडक्शन और सिक्रीशन दोनों में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसी तरह से सिरोलिमस जो है ये भी हमारे साथ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। इसकी यूज़ की वजह से जो हमारे साथ फेरिफरल इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इंसुलिन की मौजूदगी में ग्लूकोज जो है वो मेटाबोलाइज नहीं होते, तो इसको फेरिफरल इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। और इसी तरह से पेनक्रियाटिक बीटा सेल रिस्पॉन्स जो है उसमें ख़राबी आ जाती है, इम्पेयरमेंट आ जाती है। तो न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये है कि जब हम पेशेंट को कोई ट्रांसप्लांटेशन कर रहे होते हैं तो ट्रांसप्लांटेशन की वजह से मुख्तलिफ ड्रग्स की यूज़ की वजह से पेशेंट डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है, उनको डायबिटीज़ हो जाती है। तो किस तरह से होती है ऑलरेडी इस चार्ट में मैंने आपको बता दिया। ठीक है। समझ आ गई इसकी? जी सर। अच्छा जी, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स की, मतलब मुख्तलिफ सेल्स है हमारे साथ, ठीक है, जो कि ग्लूकोज को हमारे बॉडी से एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। इससे एमसीक्यूज़ आते हैं, 2 या 3 एमसीक्यूज़ इससे आते हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर जो है याद करें। ठीक है। सो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या है, सेवरल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है हैव बीन आइडेंटिफाई इन वेरियस टिश्यू, जो कि वेरियस टिश्यूज़ में क्या करते हैं, अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 ये हमारे साथ वो सेल्स है, वो एजेंट्स है जो कि ग्लूकोज को कहाँ पहुँचाती है, ग्लूकोज को हमारे बॉडी से ब्रेन, किडनी, प्लेसेंटा, रेड ब्लड सेल तक क्या करती है, पहुंचाने का काम किसका होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 का होता है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 क्या करता है, ग्लूकोज को लेता है और ब्रेन, किडनी, प्लेसेंटा और रेड ब्लड सेल तक क्या करता है, पहुंचाता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन हमारे साथ जो रेड ब्लड सेल में होता है वो ऑक्सीजन को लेता है लंग्स से और फिर पूरी बॉडी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। बिल्कुल इसी तरह से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 जो है ये ग्लूकोज को लेता है और फिर जहाँ से लिया होता है वहाँ से लेकर ब्रेन, किडनी, प्लेसेंटा, रेड ब्लड सेल तक क्या करता है, डिलीवर करता है। फिर इसी तरह से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 हमारे साथ आता है। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 जो है ये ग्लूकोज को लेकर लिवर, पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनीज तक क्या करती है, पहुंचाती है। ठीक है।
इसी तरह से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3 जो है ये ग्लूकोज को लेती है, ब्रेन की तरफ ले जाती है, किडनी की तरफ ले जाती है और प्लेसेंटा की तरफ ले जाती है। फिर इसी तरह से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 जो है ये ग्लूकोज को लेकर हार्ट की तरफ ले जाती है, स्केलेटल मसल्स की तरफ ले जाती है, एडिपोज टिश्यूज की तरफ ले जाती है, ठीक है। इसी तरह से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 जो है ये ग्लूकोज को लेती है और स्मॉल इंटेस्टाइन तक ले जाती है ताकि उसको एनर्जी मिले। फिर इसी तरह से हमारे साथ एज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, ये ग्लूकोज को लेता है और स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपने इसको इसी तरीके से याद करना है और इसको जो है आप लोगों ने लिख कर याद करना है क्योंकि इससे 1 या 2 MCQs आते हैं। सही है, तो ये आपको याद होने चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन है? सर ये जो अपटेक इसका क्या मतलब है, रैपिड अपटेक एंड ये रिलीज ऑफ साइड में तो ग्लूकोज? इस अपटेक ऑफ ग्लूकोज का मतलब ये है कि ग्लूकोज को लेकर ब्रेन, किडनी, हमारे साथ प्लेसेंटा और रेड ब्लड सेल तक ले जाती है। फिर इसी तरह से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 क्या करते हैं, ये रैपिड अपटेक एंड रिलीज ऑफ द ग्लूकोज मतलब जल्दी से ग्लूकोज को लेती है और लिवर, पेनक्रियाटिक, बीटा सेल, स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी तक पहुंचाती है, डिलीवर करती है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3 भी ये क्या करती है, अपटेक ऑफ ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज को लेती है और ब्रेन, किडनी, प्लेसेंटा तक ले जाती है। फिर इसी तरह से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 जो है ये हार्ट, स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यूज की तरफ ले जाती है। किसके ज़रिए, इंसुलिन स्टिमुलेटेड अपटेक ऑफ ग्लूकोज मतलब इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। तो इस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के ज़रिए इसको स्टिमुलेट करती है कि कहाँ जाए, हार्ट, स्केलेटल मसल्स, एडिपोज टिश्यूज की तरफ इसकी डिलीवरी हो जाए। फिर इसी तरह से ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 5 जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो है इसकी डिलीवरी होती है, जहाँ से फिर इसकी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एब्जॉर्ब होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी तरह से फिर हमारे साथ SGLT आते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे साथ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। इनका काम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी तक ग्लूकोज को डिलीवर करना होता है, जो कि एक्टिव अपटेक होती है एंड री एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। एक्टिव अपटेक से मुराद ये है कि इसके यूज़ में एनर्जी जो है वो क्या हो रही होती है, यूज़ हो रही होती है। तो ये हमारे साथ मुख्तलिफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है जो कि ग्लूकोज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स, फिर हमारे साथ मुख्तलिफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स है उसके क्लासेस है, ठीक है। तो इसको हम जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ जो क्लास आती है एंटी डायबिटिक ड्रग्स की उसको हम क्या कहते हैं, पेरेंट्रल एंटी डायबिटिक ड्रग्स कहते हैं, जिसमें आपके पास इंसुलिन आते हैं और ग्लूकेगोन लाइक पॉलीपेप्टाइड आते हैं, ठीक है। GLP से क्या मुराद है, G से मुराद ग्लूकेगोन, L से मुराद लाइक एंड P से मुराद पॉलीपेप्टाइड। सो ग्लूकेगोन की तरह ही हमारे साथ पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर एगोनिस्ट हो गए जिसमें आपके पास जिटिनाइड्स आते हैं और लिराग्लूटाइड्स आते हैं, ठीक है। जिटिनाइड्स और लिराग्लूटाइड्स आते हैं। तो ये दो हमारे साथ जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स है ये पेरेंट्रल एंटी डायबिटिक ड्रग है, ठीक है। पेरेंट्रल से मुराद ये है कि इसको हम किस चीज़ के ज़रिए देते हैं, IV लाइन के ज़रिए देते हैं, या सबक्यूटेनियसली देते हैं, या IV लाइन के ज़रिए देते हैं, या इंट्रामस्कुलरली देते हैं। सही है, क्लियर है। फिर इसके बाद आपके पास जो अगली क्लास आती है एंटी डायबिटिक ड्रग्स की उसको हम ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स कहते हैं, जो कि इंट्रली देते हैं। इंट्रली से मुराद ये है कि थ्रू माउथ जो है हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। इसमें पहली क्लास जो है आपके पास सल्फोनाइल यूरेज आती है, जिसमें आपके पास टोलब्यूटामाइड्स आती है, ठीक है। क्लोरप्रोपामाइड्स आते हैं, टोलाजामाइड्स आते हैं, ग्लिमिपेरेड्स आते हैं और ग्लिपिजेड्स आते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरी क्लास है ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स की, तो इसमें आपके पास मेग्लिटिनाइड्स या ग्लिनाइड्स आते हैं। तो इसमें आपके पास दो मेंबर्स है, एक को हम रिपेग्लिनाइड्स कहते हैं और एक को हम नेटग्लिनाइड्स कहते हैं, ठीक है। रिपेग्लिनाइड्स और नेटग्लिनाइड्स। फिर इसी तरह से
जो तीसरी क्लास है आपके पास ओरल एंटी डायबिटिक की, उसमें उसको हम बिगवनाइड्स कहते हैं। बिगवनाइड्स जो है इसमें आपके पास एक मेंबर आता है मेटफॉर्मिन, जो कि इंसुलिन सेंसिटाइज़र के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये उन सेल्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, जो कि इंसुलिन की मौजूदगी में कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते इंसुलिन को। सो इंसुलिन सेंसिटाइज़र के तौर पर ये काम करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसी तरह से जो अगली क्लास आती है ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स की, तो वो हमारे साथ लिडिनीडाइंस है। ठीक है, लिडिनीडाइंस, इसमें आपके पास रोसीग्लेटाजोन आते हैं और पायोग्लेटाजोन आते हैं। ठीक है, ये दो मेंबर्स हैं। इसी तरह से जो अगली क्लास है वो अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स है। अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर मतलब ये वो ड्रग्स है, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स है, जो कि इंसुलिन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। सो इसमें आपके पास ए कार्बोज और मिग्लिटोल्स आते हैं। सही है। इसी तरह से जो अगली क्लास है वो डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर है। डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर, इसमें आपके पास सिटाग्लिप्टिन आते हैं, सिजाग्लिप्टिन आते हैं और लिनाग्लिप्टिन आते हैं। ठीक है, जो लास्ट क्लास हमारे साथ आती है ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स की, जो कि ओरली हम पेशेंट को देते हैं, तो इसमें सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स आते हैं, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर आते हैं। तो इसमें आपके पास केनाग्लिफ्लोजिन आते हैं, ठीक है, आइप्राग्लिफ्लोजिन आते हैं और डेपाग्लिफ्लोजिन आते हैं। तो इसको आप अगर यहाँ पर ही इसी तरीके से याद करें तो आगे फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सो पेरेंट्रल रूट के ज़रिए दो तरह के ड्रग्स हम पेशेंट को देते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड में आपके पास जिनेटाइड्स आते हैं और लिराग्लूटाइड्स आते हैं, जबकि ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग में आपके पास सल्फोनाइल यूरेज, मिग्लूटिनाइड्स, बिगवानाइड्स, थाइजोलिडिनिडाइंस, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, डाइपेप्टिडाइल पेप्टेज 4 इनहिबिटर, पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर, इसी तरह से सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स। ठीक है, ये आपके पास ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स के क्लासेस है। सही है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? जी सर। नो सर। अच्छा जी, सही है। सो क्लासिफिकेशन में हमारे साथ इन्हेंस इंसुलिन सिक्रेशन मतलब वो वो एंटी डायबिटिक ड्रग जो कि इंसुलिन सिक्रीशन को इन्हेंस करती है, मतलब इंसुलिन की जो सिक्रीशन प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करती है, उसको प्रोमोट करती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इन ड्रग्स को हम सिक्टर्टोगेगस के नाम से भी जानते हैं, सिक्टर्टोगेगस के नाम से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुने। तो इसमें आपके पास सल्फोनाइल यूरेज क्लास के मेंबर्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट जनरेशन में आपके पास टोलब्यूटामाइड्स आते हैं जो कि ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स है। सेकेंड जनरेशन में आपके पास ग्लिबिनक्लेमाइड्स और ग्लिपिजिड्स आते हैं। तो ये दोनों ड्रग्स क्या है, ये दोनों ड्रग इंसुलिन सेंसिटाइजर ड्रग है। ठीक है, इंसुलिन सिक्रीशन एनहांसर है, मतलब इसको सिक्टर्डोगेगस के नाम से भी जाना जाता है। एमसीक्यूज में आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक ड्रग इज कॉल्ड सिक्टर्डोगेगस ड्रग। ठीक है, तो वो आपके पास टोलब्यूटामाइड भी हो सकते हैं, ग्लिबिन क्लेमाइड भी हो सकते हैं और ग्लिपिजिड भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से मेग्लिनाइड्स एनालॉग्स हमारे साथ है, जिसमें रिपेग्लिनाइड्स आ जाते हैं और नेटग्लिनाइड्स आ जाते हैं। फिर ग्लूकेगोन लाइक पॉलीपेप्टाइड रिसेप्टर एगोनिस्ट में आपके पास जिनेटिनाइड्स आते हैं और लिराग्लूटाइड्स आते हैं। सही है, डाइपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर में आपके पास सिटाग्लिप्टिन और वेल्डाग्लिप्टिन आते हैं।
इनको हम सिक्टाडोगेगस एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी कहते हैं। इनका काम ये होता है कि ये इंसुलिन को क्या करते हैं, जो बीटा सेल होते हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन को क्या करे, सिक्रीट करे। सो इसी तरह से जो पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं वो बार बार स्टिमुलेट होने की वजह से ज़्यादा इंसुलिन को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, और इसी तरह से जो ग्लूकोज लेवल होता है तो वो क्या हो जाता है, नॉर्मल की तरफ आता है। इसको हम ज़्यादातर जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है उस पेशेंट को हम ये ड्रग्स क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब क्लास ख़त्म हो जाएंगी तो दोबारा से हम 10 मिनट बाद जो है स्टार्ट करेंगे क्लास को। सही है, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो अब आ जाते हैं हमारे साथ वो ड्रग्स, वो एंटी डायबिटिक ड्रग जो कि इंसुलिन सेंसिटाइज़र के तौर पर काम करते हैं, जिसको हम ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस के तौर से भी, नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके साथ बिगवानाइट्स आते हैं और ताइजोलिडिनिडाइंस आते हैं। ठीक है, बिगवानाइट्स में भी आपके पास एक मेंबर है जिसको हम मेटफॉर्मिन कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से ताइजोलिडिनिडाइन में हमारे साथ पायोग्लिटाजोन, ये क्या है, ये हमारे साथ वो एंटी डायबिटिक ड्रग है जो कि इंसुलिन सेंसिटाइज़र के तौर पर काम करते हैं। मतलब ये है कि ये हमारे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज सेल्स होते हैं, तो उसको इंसुलिन के लिए टारगेट करते हैं। ठीक है, जिस पर इंसुलिन फिर क्या करते हैं, अटैक करते हैं और उस जो ग्लूकोज सेल्स होते हैं हमारे साथ, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज सेल होते हैं, तो उसकी मेटाबोलाइजेशन इस तरह से फिर आसानी से इंसुलिन कर लेते हैं। तो इसको इंसुलिन सेंसिटाइज़र कहते हैं। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ऑलरेडी मैंने आधा आधा आपको इसके इंट्रोडक्शन में ही बता दिया है। तो आगे हम इसको जब वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आसानी होगी इसको समझने में। मिससेलेनियस एंटी डायबिटिक ड्रग, मिससेलेनियस एंटी डायबिटिक ड्रग से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो एंटी डायबिटिक ड्रग्स होते हैं जिनका काम जो दूसरे एंटी डायबिटिक ड्रग्स होते हैं जो कि मैंने अभी इससे पहले आपको बताया, तो उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। मतलब ये है कि ये इंसुलिन, ये हमारे साथ जो मुख्तलिफ एंजाइम वगैरह होते हैं तो उस पर एक्ट करके जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है उसको ओवरकम करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो मिसलेनियस एंटी डायबिटिक ड्रग्स ये हमारे साथ वो ड्रग्स होते हैं। तो इसमें हमारे साथ अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स आ जाते हैं। इसके जो मेंबर्स हैं आपके पास ए कार्बोज, मेग्लिटोल और वोगलीबोज, ये 3 क्लासेस है आपके पास। ए कार्बोज, मेग्लिटोल और वोगलीबोज, ये 3 मेंबर्स है अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर का। इसी तरह से जो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर है, इसमें आपके पास डेपाग्लिफ्लोजिन आते हैं। ठीक है, डेपाग्लिफ्लोजिन। ठीक है, तो ये हमारे साथ मिसलेनियस एंटी डायबिटिक ड्रग्स है। सो इसको भी हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये जस्ट इंट्रोडक्शन अभी हो रही है ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए हर एक क्लास को समझने में। अब आ जाते हैं इंसुलिन की तरफ। इंसुलिन ये हमारे साथ क्या है, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। गौर से इसको सुने ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। Insulin is a peptide hormone produced by beta cells of the pancreatic islet. It is a protein containing 51 amino acid. पहली बात जो इंसुलिन के हवाले से आप लोगों को याद रखनी है वो ये है कि इंसुलिन ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक प्रोटीन है। इसका नेचर क्या है, प्रोटीन है। जिस तरह से मैंने आपको एंजाइम के हवाले से बताया था कि एंजाइम का जो नेचर है वो क्या है, प्रोटीन का है, मतलब प्रोटीन से बने हुए हैं। इसी तरह से इंसुलिन जो है ये भी प्रोटीन से बने होते हैं और इसमें तकरीबन 51 अमीनो एसिड जो है इसमें पाए जाते हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से इंसुलिन ये हमारे साथ पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे पैनक्रियाज के जो आइसलेट ऑफ लिंगरहन होते हैं उसमें बीटा सेल्स पाए जाते हैं। तो उस बीटा सेल्स से क्या होते हैं, इस इंसुलिन की क्या होती है, सिक्रीशन होती है। ठीक है,
इसी तरह से इंसुलिन सिक्रीशन की अगर हम बात करें तो इंसुलिन इज रिलीज फ्रॉम द पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स इन रिस्पॉन्स टू अ वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई स्पेशली ग्लूकोज एंड इंक्रीटीन हार्मोन्स बेसल इंसुलिन वैल्यूज ऑफ 30 to 90 पिकोमोल पर लीटर। ठीक है, हमारे साथ जो बेसल इंसुलिन वैल्यू है तो वो 30 से लेकर 90 तक जो है पर मोल पर लीटर होता है हमारे साथ। ठीक है, तो ये इसकी नॉर्मल रेंज है मेजर इंसुलिन का की जो मतलब है। रोज़ाना की बुनियाद पर सिक्रीशन होती है, तो वो 30 से लेकर 90 पिकोमोल पर लीटर होती है। 1 लीटर ब्लड में तकरीबन 30 से लेकर 90 पिकोमोल इंसुलिन जो है इसकी सिक्रीशन होती है। इसी तरह से इंसुलिन कब सिक्रीट होते हैं? इंसुलिन की सिक्रीट होने के लिए कुछ कंडीशंस, कुछ हालात जो है दरकार होते हैं, और उसमें पहली जो कंडीशन है वो ये होती है कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज पैदा हो जाए, ठीक है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल रेंज से बढ़ना शुरू हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में फिर इंसुलिन जो है वो स्टिमुलेट होते हैं, सॉरी बीटा सेल स्टिमुलेट होते हैं, जिसके नतीजे में बीटा सेल्स क्या करते हैं, इंसुलिन को सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से इंक्रीटीन हार्मोन जो कि हमारे गैस्ट्रिक मतलब स्टमक में पाए जाते हैं, स्टमक वाल के साथ जब फूड पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं, उसके साथ जब लगते हैं, तो हमारे जो स्टमक का वाल होता है वो क्या होता है, स्टिमुलेट होता है, जिसके नतीजे में इंक्रीटीन हार्मोन जो है ये सिक्रीट होते हैं। इसकी सिक्रीशन में फिर पैनक्रियाज जो है ये स्टिमुलेट होते हैं, और इसके नतीजे में इंसुलिन की क्या होती है, सिक्रीशन होती है। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन था इंसुलिन के हवाले से, जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इंसुलिन में आपके साथ बीटा सेल्स होते हैं, सॉरी पहले अल्फा सेल्स आते हैं। अल्फा सेल्स का काम ये होता है कि ये ग्लूकेगॉन को सिक्रीट करता है। ग्लूकेगॉन जब सिक्रीट होती है तो इससे बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। ठीक है, जब बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होती है तो हमारे पैनक्रियाज के जो अल्फा सेल्स होते हैं ये ग्लूकेगॉन को सिक्रीट करना शुरू कर देती है, जिससे हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। इसी तरह से जब हमारे बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा हो तो इसके नतीजे में इंसुलिन जो है वो पेनक्रियाज के बीटा सेल से सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन होता है वो जो हाई हुआ होता है वो दोबारा नॉर्मल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाता है। तो जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा होती है तो फिर इंसुलिन सिक्रीट होती है, और जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल से कम होती है तो फिर ग्लूकेगॉन अल्फा सेल से क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी है। इंसुलिन सिक्रीशन के हवाले से अगर हम मज़ीद बात करें तो इंसुलिन इज़ रिलीज फ्राम पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स इन रिस्पॉन्स टू ग्लूकोज। सही है, सर्टन पेप्टाइड हार्मोन्स जैसे कि इंक्रीटीन हो गए, जिस सच एज ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड 1 हो गए, फिर ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड हो गए। ठीक है, GLP-1 से क्या मुराद है, GLP-1 से मुराद ग्लूकेगोन लाइक पॉलीपेप्टाइड, और GIP से मुराद ग्लूकोज ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक हार्मोन, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ इंक्रीटीन हार्मोन से क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इसके नतीजे में इंसुलिन हार्मोन जो है ये पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स है उससे क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं, रिलीज होते हैं। सही है, क्लियर है ये बात? सर। अच्छा जी, सेल ऑर्गेनाइजेशन इन द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में हमारे साथ जो मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं तो उसके हवाले से यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें तो ये आपके पास क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। फिर इसी तरह से जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं तो ये एक्सोक्राइन साइनस सेल्स होते हैं। यहाँ पर जो ब्लूइश कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये वाले जो ब्लूइश कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मैंने मतलब ये ब्लूइश कलर में जो डॉट्स लाइक नज़र आ रहे हैं तो ये अल्फा सेल होते हैं, ये ग्लूकेगॉन को सिक्रीट करते हैं। जो पिंकिश कलर में आपको ये वाले नज़र आ रहे हैं तो ये बीटा सेल्स होते हैं, इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। इसी तरह से जो
पर्पल कलर में आपको ये वाले नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले जिसको मैंने सर्कल किया, ये वाले, तो ये क्या है, ये डेल्टा सेल होते हैं, ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो आपको ग्रीन लाइक छोटे छोटे सेल्स नज़र आ रहे हैं, तो ये एफ सेल होते हैं जो कि पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को सिक्रीट करते हैं। एक्सोक्राइन एसाइनल सेल्स जो है ये इर्द गिर्द होते हैं, स्मॉल डक्ट के इर्द गिर्द होते हैं, और इसी तरह से जो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं तो ये कैपिलरीज के करीब इर्द गिर्द जो है वो क्या करती है, अपनी हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। तो ये कुछ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि आपको बताना था, तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आपको आ गई होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन है? अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। सेल टाइप्स इन द पेनक्रियाटिक आइसलेट, पेनक्रियाज के जो आइसलेट ऑफ लिंगरहन है इसमें हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। तो उन सेल्स के हवाले से यहाँ पर अब डिटेल के साथ बात होगी। सबसे पहले जो मेजर सेल्स हमारे साथ होते हैं वो अल्फ़ा सेल्स होते हैं, जो कि तकरीबन 20% पेनक्रियाज के आइसलेट ऑफ लिंगरहन में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम ग्लूकेगोन को सिक्रीट करना होता है, ठीक है। ग्लूकोगॉन कब सिक्रीट होगी, तब सिक्रीट होगी जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल से कम हो चुकी हो। तो इस नतीजे में ग्लूकेगॉन जो है हमारे पेनक्रियाज के अल्फा सेल से सिक्रीट होंगे। इसी तरह से बीटा सेल जो है, ये पेनक्रियाज के जो आइसलेट ऑफ लंगरहन है उसमें 70% बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन कब प्रोड्यूस होगे, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो। इसी तरह से जो डेल्टा सेल्स है तो ये 5% हमारे पेनक्रियास के आइसलेट ऑफ लंगरहन में पाए जाते हैं, और ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। सो डेली pancreatic production of insulin in adult individual is approximately 50 यूनिट। जो एडल्ट होते हैं इनमें रोज़ाना की बुनियाद पर इंसुलिन की जो सिक्रीशन होती है नॉर्मली तो वो 50 यूनिट्स होती है, जो कि 0.7 से लेकर 1.3 मिलीग्राम बनती है, ठीक है। 0.7 से लेकर 1.3 मिलीग्राम ये डेली की बुनियाद पर एडल्ट लोगों में इसकी इंसुलिन की क्या होती है, सिक्रीशन होती है, जो कि 50 यूनिट्स बनते हैं। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये पूरा स्लाइड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज हवाले से, तो आपको ये क्लियर होने चाहिए। सही है। रिस्पॉन्स जी नहीं सर। मिल रहा, क्या बात है, आप स्टूडेंट को समझ नहीं आ जी रही? जी सर। सर सब सोई हुई है। सारे सब सोए ठीक हुए है हैं? सर। अच्छा जी, ठीक है कर रही है। नोट कर रही है सर सर। ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, चलिए अच्छी बात है, नोट क्या करें। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूस विद इन द पेनक्रियाज बाय a beta cell isolate of Langerhans identified by Paul Langerhans in 1869। इसी तरह से जो आइसलेट ऑफ लिंगरहन है, ठीक है, इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको पाउल लिंगरहन ने 1869 में डिस्कवर किया था, ठीक है। इसको डिस्कवर करने के बाद फिर इन्होंने बताया था कि बीटा सेल्स ये वो सेल होते हैं जो कि इंसुलिन को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। अल्फा सेल सिक्रीट ग्लूकेगॉन, डेल्टा सेल सिक्रीट व्हाट, सोमेटोस्टेटिन। फिर हमारे साथ जो पी सेल्स होते हैं ये पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को कहते हैं। पी सेल से मुराद पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। इंसुलिन ये हमारे साथ एनाबोलिक हार्मोन्स है, एनाबोलिक हार्मोन है, ठीक है। मतलब कैटाबोलिक नहीं है, एनाबोलिक है, ये मेकिंग प्रोसेस करती है, जैसे कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है किस चीज़ में, ग्लाइकोजन में, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है। सो इंसुलिन इज़ अ पॉलीपेप्टाइड जो कि हमारे साथ 51 अमाइनो एसिड से बने होते हैं। चेन ए ये दो चेन पर मुश्तमिल होता है। पहले चेन में 21 अमाइनो एसिड होते हैं, चेन बी में जो है 30 अमाइनो एसिड होते हैं। तो 30 + 21 कितने हो गए, 51 हो गए। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आ सकता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे साथ जो इंसुलिन होते हैं तो इसका हमारे साथ जो चेन ए है तो ये कितने अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होता है, फिर 21 पर। चेन बी कितने अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होता है, 30 पर। इसी तरह से
ये दो चेन जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं एक बॉन्ड के ज़रिए, जिसको हम क्या कहते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो इस डाई सल्फाइड बॉन्ड के ज़रिए ये दो चेन ए और चेन बी जो है एक दूसरे के साथ बॉन्ड हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और इस तरह से इंसुलिन मॉलिक्यूल को क्या करता है, इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड को बनाती है। तो ये क्लियर हो गया आपको? जी सर। ओके, वेरी गुड। देखिए बिल्कुल इतना इंतहाई आसान है, और मैं आपको इंतहाई सिंपल अल्फाज में ये आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होगी। सर ये हमने पुरानी पढ़ी है, लेकिन बस मतलब वो है कि ये थोड़ा-सा डिटेल में है पोस्टरन है, बिल्कुल हालाँकि ये सब कुछ हमने पढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पहले मैट्रिक में भी ये था, मैट्रिक में भी इसका डिटेल ये बताया गया था। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इंसुलिन की डिस्कवरी के हवाले से अब हम बात करेंगे कि इंसुलिन कैसे दरियाफ्त हुआ था। सो इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड इन 1921 बाय बेंटिंग एंड बेस्ट, who demonstrated the hypoglycemic action of an extract of pancreas। ठीक है। अच्छा जी, बेंटिंग और जो बेस्ट थे, तो ये दो मतलब बायोलॉजिस्ट इन्हें कह सकते हैं आप, दो बायोलॉजिस्ट थे जो कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक डॉग पर। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डॉग का क्या किया, पैनक्रियाज जो है वो बाहर निकाल दिया। ठीक है। डॉग से पैनक्रियाज बाहर निकाल दिया, और पैनक्रियाज बाहर निकालने के बाद इन्होंने डॉग के सामने कुछ काना वगैरह रख दिया। ठीक है। तो काना वगैरह लगने के बाद जो है डॉग ने जो है मुख्तलिफ सिचुएशन में सलाइवेशन जो है वो शुरू की। इसी तरह से डॉग के बॉडी में जो है मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स प्रोड्यूस होना शुरू हुए। ठीक है। या इस तरह की कोई कंडीशन थी। तो इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में इन्होंने क्या किया, इंसुलिन को फिर 1921 में क्या किया, दरियाफ्त किया इस एक्सपेरिमेंट के बाद। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी थी जो कि आप लोगों को मैंने सिंपल करके बताई थोड़ी थोड़ी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने एक डॉग लिया। ठीक है। इन्होंने एक डॉग लिया और उससे क्या किया, रिमूव द डॉग पेनक्रियाज, डॉग का जो पेनक्रिया है उसको रिमूव किया। आइसोलेट ऑफ लिंगरहन आइसोलेटेड फ्रॉम द पेनक्रियाज। अच्छा जी, फिर क्या किया, डॉग से जब वो रिमूव किया तो डॉग को क्या हुआ, डॉग को जो है डायबिटीज़ हुई, मतलब उसमें जो है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन उसके ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से डॉग को डायबिटीज़ हो गई। फिर इसने क्या किया, फिर जो पैनक्रियाज बेटिंग और बेस ने आइसोलेट किए थे डॉग से, उसको निकाला था, तो उसकी आइसोलेट ऑफ लिंगरहन से उन्होंने इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया, मतलब आइसोलेट ऑफ लिंगरहन को आइसोलेट किया। ठीक है। सेल लिक्विडाइज एंड सॉलिड फिल्टर्ड ऑफ। ठीक है। तो उसको क्या किया, सोल्यूशन इंजेक्टेड बैक इनटू डॉग, तो इस पेनक्रियाज से इन्होंने कुछ सोल्यूशन बनाया और उसको दोबारा से डॉग में इंजेक्ट किया। जब डॉग में इंजेक्ट किया तो फिर इन्होंने देखा कि डॉग का जो डायबिटीज़ लेवल है, ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या हो चुका है, सक्सेसफुली डिक्रीज़ हो चुका है। तो इस एक्सपेरिमेंट को मज़ीद इन्होंने दोहराए, और फिर बाद में इनको जो है पता चला कि हमारे साथ जो पेनक्रियाज है इसमें बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं, और यही इंसुलिन क्या करते हैं, ब्लड में ग्लूकोज की जो कंसनट्रेशन है उसको बढ़ने नहीं देती। तो इस तरह से बेंटिंग और बेस्ट ने क्या किया था, इंसुलिन को डिस्कवर्ड किया था। रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल, बीटा सेल से इंसुलिन कैसे रिलीज होते हैं, स्टेप बाय स्टेप अब इसको गौर से सुने। जो बातें मैंने आपको पहले बताई थी वही बातें यहाँ पर आपको दोबारा जो है समझाने की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। तो कहते हैं कि जी जी सर जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस है, ये पैंक्रियाज के अंदर सेल्स होते हैं। जी बिल्कुल, ये पेनक्रियाज के अंदर बंच लाइक सेल्स होते हैं, बंच के फॉर्म में मौजूद होते हैं, गुंचों के फॉर्म में। इसको आइसोलेट ऑफ लिंगरहन कहते हैं। ठीक है। इस आइसोलेट ऑफ लिंगरहन के अंदर हमारे साथ चार तरह के सेल्स होते हैं, जिसमें अल्फा सेल्स हो गए, बीटा सेल हो गए, डेल्टा सेल हो गए और एफ सेल हो गए। तो ये चार तरह के सेल जो है इसमें पाए जाते हैं, जो कि ख़ास तरह के हार्मोन्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अच्छा जी,
पहली बात क्या है, ग्लूकोज एंटर द बीटा सेल्स थ्रू द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 का काम क्या होता है, ये ब्लड से ग्लूकोज को लेता है और पेनक्रियास की तरफ इसको ले जाकर बीटा सेल के अंदर इसको डिलीवर कर देता है, बीटा सेल की तरफ इसको पहुंचा देता है। तो इससे एक मैसेज जो है बीटा सेल्स को मिल जाता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज जो है वो मौजूद है। सो glucose go into the glycolysis and the Krebs cycle where the multiple high energy ATP molecules are produced। जब ये बीटा सेल्स के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर इंसुलिन भी मौजूद होते हैं। तो इस तरह से जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रिप्स साइकिल होता है वो शुरू हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ये वो प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। सो इससे हमारे साथ बहुत सारे हाई एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर क्या होता है, एन इंक्रीज इंट्रासेलुलर एटीपी क्लोज एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल प्रिवेंटिंग पोटाशियम आयंस फ्रॉम लीविंग द सेल। सो बहुत सारे एटीपी मॉलिक्यूल्स सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होने की वजह से जो एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो पोटाशियम आयंस को सेल से बाहर निकलने नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो पोटाशियम चैनल क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोटाशियम आयन सेल से बाहर नहीं निकल पाते। फिर क्या होता है, एज अ रिजल्ट जिसके नतीजे में द इनसाइड ऑफ द सेल बिकम लेस नेगेटिव। तो सेल का जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो लेस नेगेटिव हो जाता है, मतलब डीपोलराइज हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, जब सेल डीपोलराइज हो जाता है तो वोल्टेज गेट कैल्शियम आयन, जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन होते हैं, ठीक है, वो चैनल्स जो है क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन जो है कैल्शियम आयन टू मूव इनटू द सेल। तो कैल्शियम आयन जो है ये सेल के बाहर माहौल से जो है सेल के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। अंदर जो है हमारे साथ नेगेटिवली चार्ज आयन प्रोड्यूस होते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन मौजूद होते हैं, और बाहर से पॉजिटिवली चार्ज कैल्शियम आयन जो है सेल के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, दस इंक्रीज अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयंस इन द सेल्स के अंदर जो पॉजिटिव कैल्शियम आयंस होते हैं इनकी कंसंट्रेशन मिकदार क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। काज इज द रिलीज ऑफ स्टोर्ड इंसुलिन फ्रॉम द सिक्रीटरी वेसिकल्स। और इसी तरह से हमारे साथ जो स्टोर्ड इंसुलिन होता है सिक्रीटरी वेसिकल्स के अंदर, तो वो सेल से रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, और इसी तरीके से बीटा सेल से इंसुलिन जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, ब्लड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से बीटा सेल से इंसुलिन की क्या होती है, सिक्रीशन होती है। क्लियर है? अच्छा जी, सर एक बार फिर रिपीट करते हैं। बहुत सिंपल है, देखें बीटा सेल से इंसुलिन किस तरह से रिलीज होते हैं उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 जो है ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्लड से लेकर बीटा सेल की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। जब बीटा सेल की तरफ इसको पहुंचा देते हैं तो वहाँ पर ये ग्लूकोज बीटा सेल के अंदर चले जाते हैं। बीटा सेल के अंदर जब ये ग्लूकोज चले जाते हैं तो वहाँ पर इंसुलिन होते हैं, तो वहाँ पर इसका रिएक्शन शुरू हो जाता है, और यही ग्लूकोज जो है इसकी तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है बीटा सेल्स के अंदर ग्लाइकोलाइसिस और क्रिप्स साइकिल प्रोसेस के जरिए। तो जब इसकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है, जाहिर बात है इसके नतीजे में बहुत सारे हाई एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। जब सेल्स के अंदर एटीपी मॉलिक्यूल्स की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बहुत ज़्यादा तादाद होने की वजह से जो एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स होते हैं, चैनल से मुराद जो रूट्स होते हैं, रास्ते होते हैं, ठीक है, सेल के, तो वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोटाशियम आयन जो है उस बीटा सेल से बाहर नहीं निकल पाते। इसी तरह से सेल्स के बीटा सेल्स के अंदर नेगेटिव चार्ज या जो पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट इनसाइड ऑफ द सेल बिकम, मतलब सेल के अंदर का जो पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो
पॉजिटिव आयन चार्ज होते हैं वो सेल से बाहर नहीं निकल पा रहे होते, तो मतलब यह है कि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है और नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन वो कम हो जाती है, तो सेल डीपोलराइज हो जाता है। जब सेल डीपोलराइज हो जाता है तो इसके नतीजे में उसी बीटा सेल्स के दूसरे साइड पर हमारे साथ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं, जिसके ज़रिए सिर्फ कैल्शियम आयन जो है सेल के अंदर बाहर जाते रहते हैं। तो वो चैनल्स जो है वो रास्ते खुल जाते हैं और इसी तरह से बाहर से कैल्शियम आयन जो है वो सेल्स के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जब कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सेल के अंदर, तो इसके नतीजे में जो बीटा सेल्स होते हैं उसमें हमारे साथ जो सिक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर इंसुलिन होता है, तो वो इंसुलिन उस बीटा सेल से रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से ये इंसुलिन की सिक्रीशन जो है हो जाती है। क्लियर है? अच्छा जी, हाउ इंसुलिन एक्ट, इंसुलिन कैसे काम करता है? आफ्टर इंसुलिन एंटर द सर्कुलेशन, जब इंसुलिन हमारे ब्लड में आ जाता है, हमारे ब्लड में पहुंच जाता है, इट डिफ्यूजेस इन द टिश्यूज where it is bound by receptor. The insulin receptor consists an alpha subunit which is entirely extracellular having a recognition site and a beta subunit that cross the membrane contain a टायरोसिन काइनेज। अच्छा जी, जब इंसुलिन हमारे ब्लड के अंदर आ जाता है, सर्कुलेशन में एंटर हो जाता है, तो यहाँ पर ये टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ हो जाता है, ठीक है, ब्लड सेल्स में डिफ्यूज हो जाता है, जहाँ पर वेयर इट इज़ बाउंड बाय रिसेप्टर, जहाँ पर ये डिफ्यूज़ होने के बाद रिसेप्टर्स के साथ बॉन्ड बना लेता है। फिर यही इंसुलिन रिसेप्टर जो है ये हमारे साथ अल्फ़ा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं। जो अल्फ़ा सब यूनिट होते हैं तो ये इंटायरली मुकम्मल तौर पर एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, मतलब सेल के बाहर काम करते हैं, और जो बीटा सेल होते हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, इसमें हमारे साथ टायरोसिन काइनेज एंजाइम होते हैं। फिर क्या होता है, द बाइंडिंग ऑफ एन इंसुलिन मोलिक्यूल to the alpha subunit activate the receptor by phosphorylation followed by several reactions occurring within the cells representing insulin second message and exert multiple effects on the glucose regulating organs, ठीक है। अब हमारे साथ जो बाइंडिंग इंसुलिन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, मतलब जो बाइंडिंग ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल, जो इंसुलिन मॉलिक्यूल जो अपने अल्फा सब यूनिट के साथ बाइंड हुआ होता है, तो इसकी बॉन्डिंग की वजह से ये क्या कर देते हैं, जो रिसेप्टर होते हैं उसको एक्टिवेट कर लेते हैं, किस चीज़ के ज़रिए, फोस्फोरिलेशन के ज़रिए, मतलब उसके साथ फोस्फेट ग्रुप जो है अटैच हो जाते हैं। तो जब वो सेल के साथ अटैच हो जाते हैं तो इस तरह से इंसुलिन को एक सिग्नल जो है मिल जाता है, ठीक है, ग्लूकोज के हवाले से कि ग्लूकोज यहाँ पर मौजूद है। तो उस सिग्नल्स के मिलते ही इंसुलिन उस सेल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर जो ग्लूकोज होता है उसको मेटाबोलाइज करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से इंसुलिन जो है वो सिग्नल्स के थ्रू सेल की तरफ जाते हैं और वहाँ पर जो ग्लूकोज होता है उसको मेटाबोलाइज करता है। यहाँ पर मैकेनिज़्म ऑफ इंसुलिन को आप देख सकते हैं, ठीक है, हमारे साथ मुख्तलिफ़ चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होते हैं, इंसुलिन अंदर और बाहर की तरफ जाते हैं। तो इसको आगे हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। इंसुलिन सिग्नल पाथवे, इफ़ेक्ट्स ऑन लिपिड मेटाबॉलिज्म, इफ़ेक्ट ऑन ग्रोथ, इफ़ेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। फिर ये हमारे साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे साथ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फूड कंटेनिंग वेसिकल है, जो कि मुख्तलिफ ग्लूकोज को एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। इनसाइड सेल साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर जो है हमारे साथ साइटोप्लाज्म होता है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जो आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, येलो कलर में। और ये आपके पास मुख्तलिफ चैनल्स है जिसके थ्रू ये बाहर अंदर की तरफ आते रहते हैं, ठीक है।
ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर में, ये अल्फ़ा सब यूनिट है जो कि इंसुलिन रिसेप्टर है। जो पिंक कलर में नज़र आ रहे हैं ये हमारे साथ बीटा सब यूनिट है जो कि आपके पास क्या होते हैं, इंसुलिन सेंसिटाइज़र के तौर पर काम करते हैं। क्लियर है आपको? इफ़ेक्ट्स ऑन लिवर। अच्छा जी, अब इंसुलिन का जो है हमारे लिवर पर क्या इफ़ेक्ट होता है? तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। पहले इसको हम पढ़ेंगे कि इंसुलिन का हमारे लिवर पर क्या असर पड़ता है। तो पहला जो इफ़ेक्ट काज करता है लिवर पर वो क्या है, इनहिबिट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है, मतलब ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन। इंसुलिन जब लिवर में जाता है तो लिवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड हुआ होता है तो उसकी ब्रेकडाउन को ये क्या करता है, स्टॉप करता है। क्यों? क्योंकि जो ग्लाइकोजन है तो ये हमारे साथ स्टोर ग्लूकोज ही होता है। अगर ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी तो इसका मतलब ये है कि ग्लाइकोजन दोबारा कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में, जिसकी वजह से ग्लूकोज की कंसंट्रेशन दोबारा से बढ़ जाएंगी। तो इस वजह से ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस को ये स्टॉप करता है लिवर में, ठीक है, जिसमें ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है। फिर दूसरा काम क्या करता है, इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब द प्रोसेस इन विच नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। मतलब लिपिड से ग्लूकोज बनना शुरू हो जाते हैं, प्रोटीन से ग्लूकोज बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस अमल को क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को इंसुलिन क्या करते हैं, लिवर में स्टॉप करते हैं। इसी तरह से प्रोमोट ग्लाइकोजन सिंथेसिस। जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस प्रोसेस है उसको प्रोमोट करता है, मतलब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको स्टोर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है लिवर में, ठीक है। लिवर पर इफेक्ट काज करके लिवर को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करे अपने साथ। सही है। इसी तरह से इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस। ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस प्रोसेस को ये क्या करती है, इंक्रीज करती है, जिसमें क्या होता है, लिपोजिनेसिस। मतलब लिपिड्स के थ्रू जो है लिपिड्स जो है ग्लूकोज से जो है लिपिड्स बनाया जाता है। लिपोजिनेसिस से मुराद द प्रोसेस इन विच लिपिड फॉर्मेशन अकर, ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें लिपिड जो है बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस किया जाता है। सो लिपोजिनेसिस को ये क्या करती है, एनहांस करती है। इसी तरह से मसल्स पर इंसुलिन का क्या इफ़ेक्ट होता है, असरात होते हैं। तो मसल में इंसुलिन क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करती है, प्रोटीन्स को बनाना शुरू करती है। इसी तरह से जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस उसको इम्प्रूव करती है या इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो मसल में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस। इसी तरह से ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट और ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन जो है इस प्रोसेस को क्या करती है, मसल में इंक्रीज करती है। एडिपोज टिश्यूज पर इंसुलिन के इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो लिपोजीनेसिस को जो है ये क्या करती है, प्रोमोट करती है, जिसके नतीजे में फैट्स के फॉर्म में ये स्टोर होते हैं और जो ग्लूकोज अपटेक है उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ये मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स है इंसुलिन के जो कि हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स पर, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स पर इसके असरात काज होते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। आप देख सकते हैं ये आपके पास एडिपोज टिश्यूज है। एडिपोज टिश्यूज में ये ग्लूकोज अपटेक को इंक्रीज करती है, लिपोजीनेसिस को इंक्रीज करती है, लिपोलाइसिस को डिक्रीज करती है। मसल में ये ग्लूकोज अपटेक को इंक्रीज करती है, इंसुलिन ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इंक्रीज करती है और प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करती है। लिवर में जो है ग्लूकोनियोजेनिस प्रोसेसेस को डिक्रीज करती है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इंक्रीज करती है और लिपोजीनेसिस को इंक्रीज करती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अब आपको मज़ीद आसानी से इसकी समझ आ चुकी होगी। ये इंसुलिन के इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स पर, ठीक है। वेरियस इंसुलिन प्रिपरेशन फॉर डिटेल प्लीज़ रीड लिपिनकॉर्ड सेल्फ स्टडी। अच्छा जी, ये तो मुख्तलिफ वो है हमारे साथ। रैपिड इंसुलिन एक्टिंग प्रिपरेशन है, लिस्प्रो एस्पार्ट। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन में, अच्छा जी ये सर ये अगर ज्यादा है तो सुबह पढ़ेंगे। हाँ जी, फिर हम पढ़ लेंगे, लेकिन इस स्लाइड को आप लोग ज़रा देखें।
MCQs में इससे आपके KMU एग्जाम में इससे भी MCQs आए थे। MCQs कुछ इस तरह से आए थे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो है ये आपके पास कौन से है, ह्यूमिलिन R है। जो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है तो वो ह्यूमिलिन N है। जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन इन प्रिपरेशन है उसमें आपके पास लेंटस एंड लिवेमर्स आते हैं। और जो इंसुलिन कम्बिनेशन है जिसको हम प्रीमिक्स कहते हैं तो इसमें आपके पास ह्यूमिलिन 30/70 आते हैं। और जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन है इसमें आपके पास लिस्प्रो और एस्पार्ट आते हैं। तो इस तरीके से इसको अगर आप याद कर ले तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। ठीक है, इसको मज़ीद डिटेल से देखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। सही है? जी सर। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको फिर हम मज़ीद आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे।